नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 3, मानव विकास। दोस्तों, हम बात कर रहे थे विकास को जानने के सिद्धांतों की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जीन पियाजे के बोधात्मक विकास के सिद्धांत की बात की और कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की थी। आज हम बात करेंगे फ्रॉइड के मनोजातीय विकास के सिद्धांत की एवं एरिक एरिक्सन के जीवन विकास के सिद्धांत की। दोस्तों, फ्रॉइड के मतानुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाएं और कुछ नहीं बल्कि मनोजातीय विकास की अवस्थाएं हैं, यानी कि साइकोसेक्सुअल अवस्था है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति इस अवस्था में सिर्फ जातीय प्रवृत्ति ही करता है, किंतु विकास की इस अवस्था के दौरान व्यक्ति उसके शरीर के अवयवों के द्वारा होने वाली प्रवृत्तियों में से आनंद प्राप्त करता है। फ्रॉइड ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है मुख केंद्रीय अवस्था, दूसरी गुदा केंद्रीय अवस्था, तीसरी अवस्था है शिश्न केंद्रीय अवस्था, चौथी सुप्त अवस्था एवं 5वीं पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था। आइए इन 5 अवस्थाओं के द्वारा फ्रॉइड के मनोजातीय विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मुख केंद्रीय अवस्था। बालक के जन्म से लगभग 2 वर्ष तक के समय काल की यह अवस्था है जिसमें बालक की जो काम शक्ति है वह उसके मुंह में केंद्रित होती है, यानी कि मुंह के द्वारा वह आनंद करने का प्रयत्न करता है। आपने देखा होगा, हम छोटे बच्चे को उसके हाथ में कुछ भी दे, कोई भी वस्तु, तो वह तुरंत मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। अपने मुंह में वस्तुएं लेकर आनंद प्राप्त करने का वह प्रयत्न करता है। माता द्वारा उसे स्तनपान कराया जाता है, तब भी वह मुंह के द्वारा आनंद का ही अनुभव करता है और इसीलिए वह खुश एवं तृप्त होता है। इस अवस्था में मुख के द्वारा मिलने वाला आनंद एवं तृप्ति उसे अगर नहीं मिलते हैं तो उसमें विकृति दिखाई देती है, जैसे कि अपना अंगूठा मुंह में रखकर चूसना। यह अवस्था छोटे बच्चों में दिखाई देती है, किंतु बड़े होने के बाद भी कभी कभी इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई बच्चा मुंह में पेंसिल रखता है, च्युइंगम खाता है, पान मसाले खाता है। ये सारी चीजें मुख केंद्रीय अवस्था की अतृप्तता को दर्शाती है, यानी कि मुख केंद्रीय अवस्था के दौरान बालक को मुख द्वारा मिलने वाले सुख का पूर्ण आनंद नहीं मिलता है, तो वह बड़ा हो जाता है तब भी मुख द्वारा आनंद प्राप्त करने के लिए वह इस प्रकार की कोई न कोई प्रवृत्ति करता है, जैसे कि पेंसिल मुंह में रखना, च्युइंगम खाना, पान मसाले खाना, सिगरेट पीना। तो जन्म से 2 वर्ष तक की इस अवस्था को मुख केंद्रीय अवस्था कहते हैं, जिसमें बालक मुख के द्वारा जातीय आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरी अवस्था है गुदा केंद्रीय अवस्था। यह अवस्था 2 से 3 वर्ष के दौरान विकसित होती है। इसे लिबिडो के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक मलमूत्र विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से अपने जातीय आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करता है, यानी कि मलमूत्र को रोककर वह अपने उन अंगों के द्वारा आनंद का अनुभव करता है। मलमूत्र विसर्जन के दौरान भी वह उससे संलग्न अवयवों द्वारा उत्तेजना एवं आनंद का अनुभव करता है। और इसीलिए 2-3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वह बार बार मलमूत्र विसर्जन करने के लिए कहते रहते हैं, या मलमूत्र विसर्जन के लिए उन्हें बार बार जाने की इच्छा होती है। तीसरी अवस्था है शिश्न केंद्रीय अवस्था। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष के दौरान विकसित होती है। इस अवस्था में बालक की जो काम शक्ति है वह अपने जातीय अंगों के साथ, यानी कि लिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। अपने जातीय अंग के उद्दीपन पर उसकी जो काम शक्ति है वह केंद्रित हो जाती है। इस अवस्था में बालक अपने जातीय अंगों के स्पर्श द्वारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह जातीय अंगों के विकास के प्रारंभ की अवस्था है।
इस अवस्था का बालक बार बार अपने जातीय अंगों को छूते हैं, उसके साथ खेलते हैं और इस प्रकार जातीय अवयव को उत्तेजित करता है और आनंद प्राप्त करता है। यह परिस्थिति बालक के लगभग चौथे पांचवें वर्ष में दिखाई देती है। इस अवस्था में पुरुष बालक की ईडिपस ग्रंथि की सक्रियता के कारण पुरुष बालक माता की ओर आकर्षित होता है और स्त्री बालक होता है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से वह पिता की ओर आकर्षित होता है। चौथी अवस्था है सुप्त अवस्था। यह अवस्था बालक में 6 से 12 वर्ष की उम्र पर विकसित होती है। फ्रॉइड इस अवस्था को काम शक्ति के विराम की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के दौरान बालक शारीरिक प्रवृत्तियों के द्वारा आनंद प्राप्त करने के बजाय बौद्धिक प्रवृत्तियों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक को अपने हम उम्र दोस्तों के साथ रहना, उनके साथ घुल मिलकर खेलना पसंद होता है। अपने जितनी ही उम्र के बालकों के साथ ज्यादा घुल मिलकर वह रहता है और साथ में रहने का उसे आनंद मिलता है। इस अवस्था में बालक की बौद्धिक के साथ साथ सामाजिक दोनों प्रकार के विकास की गति शुरू होती है। इस अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजातीय आकर्षण, यानी कि बालक को अपने ही जैसे दूसरे बालक के साथ रहना पसंद आता है। इस अवस्था में सजातीयता की विकृति भी उत्पन्न हो सकती है। दो एक जैसे बालक यानी कि दो लड़के या दो लड़कियां बहुत समय एक दूसरे के साथ रहते हैं तो संभव है कि दोनों के बीच सजातीय शारीरिक संबंध शुरू होते हैं। अगर यह संबंध बहुत गहरे चले जाते हैं तो सजातीयता की विकृति उत्पन्न होती है जो समाज के साथ समायोजन में बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। पांचवी अवस्था है पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था। फ्रॉइड इस अवस्था को काम शक्ति की अंतिम अवस्था के रूप में दर्शाते हैं। यह अवस्था सामान्य रूप से तरुणावस्था से प्रारंभ होती है, किंतु तरुणावस्था के प्रारंभ की जो उम्र है उसमें लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। लड़के तरुणावस्था की इस अवस्था में लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जबकि लड़कियां इस अवस्था में 12-13 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती हैं। फ्रॉइड के मतानुसार इस अवस्था में व्यक्ति विजातीय व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है, यानी कि विजातीय व्यक्तियों के साथ मित्रता करना, उनके साथ रहना, उनके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। यानी कि इस अवस्था में लड़कों को लड़कियों के साथ और लड़कियों को लड़कों के साथ ज्यादा रहने की इच्छा होती है, उनके साथ घूमने फिरने और मित्रता करने की इच्छा होती है। यह पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था होने की वजह से जातीय आवेगों की उत्पत्ति होती है, किंतु फिर भी यह जातीय संबंध बनाने के लिए उचित समय नहीं होता है और उसके लिए जातीय आवेगों को संतुष्ट करने का विवाह समाज स्वीकृत स्वरूप है। यानी कि जातीय आवेगों की संतुष्टि के लिए या शारीरिक संबंध बनाने के लिए व्यक्ति का वैवाहिक होना आवश्यक है। विवाह करके वह अपने जातीय आवेगों को संतुष्ट कर सकता है। उसके पहले जातीय रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। विजातीय व्यक्ति के साथ सहज एवं सरलता से हिल मिलकर रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में सरल और सहजता से सामाजिक संबंध बना लेते हैं वे अच्छी तरह से विकसित होते हैं, उनका सहज सामाजिक विकास होता है। साथ ही यह तरुणावस्था का प्रारंभ होने की वजह से इस अवस्था में अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं की भी उत्पत्ति होती है। तो यहाँ फ्रॉइड के मनोजातीय विकास के सिद्धांत की बात पूर्ण होती है। आइए अब बात करते हैं एरिक एरिक्सन के जीवन विकास की स्थिति के सिद्धांत की। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के जीवन विकास का सिद्धांत फ्रॉइड के विचारों पर ही आधारित है, किंतु एरिक्सन जातीयता की अपेक्षा व्यक्ति और समाज के बीच की आंतरक्रिया को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति एवं समाज के दूसरे लोगों का संपर्क, उनके बीच होने वाली आंतरक्रिया जितनी ही सहज सरल और विधायक होती है उतना ही बालक का अच्छे से विकास होता है। व्यक्ति का जिस समाज में लालन पालन होता है वह जो कुछ भी
समाज से सीखता है और समाज को वह प्रदान करता है। उसमें व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की महत्ता होती है। व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण होती है तो उसका विकास अच्छे से होता है। एरिक्सन के इस जीवन विकास की प्रक्रिया के सिद्धांत को 8 विभागों में बांटा गया है। पहला है विश्वास विरुद्ध अविश्वास, दूसरा स्वायत्तता विरुद्ध शर्म और शंका, तीसरा पहल वृत्ति विरुद्ध दोष की भावना, चौथा उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता, पांचवा स्वपरिचय विरुद्ध भूमिका संबंधी उलझने, छठवां आत्मीयता विरुद्ध एकाकीपन, सातवां उत्पादकता विरुद्ध निष्क्रियता एवं आठवां सुग्रथितता विरुद्ध हताशा। इस प्रकार 8 विभागों में एरिक्सन के जीवन विकास के सिद्धांत को बांटा गया है। आइए इन 8 विभागों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्वास विरुद्ध अविश्वास। बालक अपने जीवन के प्रथम स्तर में विश्वास अथवा अविश्वास की भावना की स्थिति को समझता है और बालक का विश्वास यानी कि उसकी जो विश्वास की भावना है वह उसके शारीरिक सुख चैन की भावना पर निर्भर है। बालक को जिससे प्यार मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, उसके प्रति उसके विश्वास की भावना दृढ़ होती है। किंतु अगर उसे भय या तकलीफ पहुंचती है तो अविश्वास की भावना विकसित होती है। इस पहली अवस्था में बालक को माता पिता की निकटता प्राप्त हो, उनसे प्यार मिले तो विश्वास की भावना का विकास होता है। जबकि उससे उल्टा हो यानी कि बालक माँ बाप से दूर रहता हो या माया बाप के द्वारा बालक को कठोर शिक्षा की जाए तो उसमें अविश्वास की भावना विकसित होती है। विश्वास की भावना विकसित होने पर उसे लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर है, शांति से जीने लायक है और इसीलिए जन्म के साथ ही बालक को विश्वास की भावना के विकास के लिए माँ बाप द्वारा भरपूर प्यार मिलना आवश्यक है। दूसरा स्तर है स्वायत्तता विरुद्ध शर्म और शंका। दूसरे स्तर के प्रारंभ की इस अवस्था में शिशु स्वतंत्रता का भाव अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, उसका प्रारंभ होता है। बालक खुद कार्य करने का प्रयास करता है। इस अवस्था में बालक को मुक्त रूप से व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसका अच्छे से विकास होता है। किंतु इस अवस्था में बालक को अगर खूब रोका जाए, टोका जाए या उसे कठोर दंड दिया जाए तो बालक शर्मिला, संकोचशील या शंकाशील बनता है। इस अवस्था में माता पिता को उसे समझदारी पूर्वक का रक्षण इस प्रकार देना चाहिए कि जिससे बालक का विकास अवरुद्ध न हो। तीसरा स्तर है पहल वृत्ति विरुद्ध दोष की भावना। इस तीसरे स्तर में शिशु बाल मंदिर में जाने लगता है। परिवार के संकीर्ण वातावरण में से बाहर निकलकर सामाजिक जगत के विशाल वातावरण के साथ वह अंतरक्रिया करता है। पहले तो वह घर में ही और घर के लोगों के साथ ही रहता है और सुरक्षित अनुभव करता है। किंतु इस अवस्था में वह अब घर से बाहर निकलता है और इसी वजह से अनेक प्रकार की चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ता है। जिम्मेदारी की भावना उसे उठानी पड़ती है। जैसे कि बालक बाल मंदिर जाता है तो फिर वहाँ उसके साथ उसके माता पिता या उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन कोई होता नहीं है, तो उसे खुद ही अपनी वस्तुओं को संभालना होता है और अपने आप को भी संभालना होता है। वाटर बैग ले गया है तो उसे संभालना, उसे याद करके घर लाना। दूसरे बालकों से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उनका सामना करना। इस प्रकार अपने प्रश्नों का अपने ढंग से ही उसे हल निकालना होता है। उसे सुलझाने की वृत्ति का उसमें विकास होता है। इस अवस्था में माता पिता को उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए, उसमें विक्षेप खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर इस अवस्था में बालक को नियंत्रित किया जाता है तो उसमें दोष की भावना उत्पन्न होती है। चौथा स्तर है उद्यमशीलता विरुद्ध लघुता। यह स्थिति प्राथमिक विद्यालय के समय में आती है।
इस अवस्था में बालक स्कूल जाने लगता है, नया ज्ञान, नई समझ प्राप्त करता है, अपनी बौद्धिक शक्तियों का विकास करता है। इस अवस्था में उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं भी शुरू होती हैं, किंतु अगर बच्चा अपेक्षा अनुसार अपनी क्षमता नहीं दिखा पाता या इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता तो उसमें लघुता ग्रंथि पैदा होती है। बालक सोचता है कि इस वर्ष में उसे इतने प्रतिशत लाने हैं, इस खेल या प्रवृत्ति में उसे विजयी होना है और उसमें वह अपेक्षित परिणाम नहीं लाता तो लघुता ग्रंथि विकसित होती है। और इसीलिए इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका अत्यंत उम्दा एवं जिम्मेदारी पूर्ण होती है। अगर इस अवस्था में शिक्षक के द्वारा उचित प्रेरणा उसे दी जाए और उसे बताया जाए कि तुम स्वयं सक्षम हो तो बालक उद्यमशील बनता है और उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, अन्यथा वह लघुता ग्रंथि से पीड़ित होने लगता है। 5वां स्तर है स्वपरिचय विरुद्ध भूमिका संबंधित उलझने। यह स्थिति तरुण आयु की मुग्धावस्था में प्रवेश की है, यानी कि बालक तरुणावस्था में प्रवेश करता है और इस अवस्था में व्यक्ति को अपनी खुद की पहचान बनाने की चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। बालक को अपना खुद का आगे का जीवन किस तरह बनाना चाहिए, क्या बनना है उसे, कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके सामने उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में बालक को माता पिता का मार्गदर्शन मिलता रहे, यह आवश्यक है। इस अवस्था में अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं और इसीलिए इस मुग्धावस्था में बालक को कम उलझन महसूस करे, इसके लिए आवश्यक होता है कि माँ बाप उसको मार्गदर्शन देते रहें। इस अवस्था में बालक को माँ बाप या शिक्षक के द्वारा योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वह असफलता का अनुभव करता है और असफलता की वजह से वह खुद अपनी भूमिका के संबंध में उलझन का अनुभव करता है और अनिर्णित स्वभाव वाला बनता है। और इसीलिए इस अवस्था में माँ बाप के द्वारा मार्गदर्शन मिलना अत्यंत आवश्यक है। 6वां स्तर है आत्मीयता विरुद्ध एकाकीपन। यह यौवनावस्था का स्तर है। इस स्तर में व्यक्ति यौवन में प्रवेश करता है और अनेक व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया करता है। इस स्तर में व्यक्ति आत्मीयता की भावना और एकाकीपन की भावना के बीच संघर्ष अनुभव करता है। युवक अपने परिवार के अलावा बाहर के लोगों के साथ आत्मीय संबंध बना सकता है तो आगे बढ़ सकता है, किंतु परिवार के अन्य लोगों के साथ एवं दूसरे लोगों के साथ अगर वह संबंध विकसित करने में असफल होता है तो उसमें एकाकीपन की भावना घर कर जाती है और वह अकेला अकेला रहने लगता है और समाज से अच्छी तरह से जुड़ सकता नहीं है। 7वां स्तर है उत्पादकता विरुद्ध निष्क्रियता। जीवन के मध्य आयु की यह अवस्था है जिसमें व्यक्ति व्यवसाय में स्थिर होने की कोशिश करता है। इस अवस्था में व्यक्ति कमाने के साथ साथ अपने जैसे दूसरे यानी कि अपनी उम्र के दूसरे लोगों के साथ संबंध विकसित करने का प्रयास करता है। अगर इस अवस्था में स्थिर संबंध विकसित होते हैं तो वह सफलता का अनुभव करता है, लेकिन स्थिर संबंध विकसित नहीं होते, उसमें उसे असफलता मिलती है तो वह निराश हो जाता है और उसके जीवन में स्थगितता आ जाती है। अंतिम एवं 8वां स्तर है सुग्रथितता विरुद्ध हताशा। यह जीवन की अंतिम अवस्था है जिसमें व्यक्ति प्रवृत्ति से निवृत्त होता है। यही नहीं, उसने जो जीवन जिया, जिस प्रकार जिया, उसका वह स्वयं हिसाब किताब करता है, अपने जीवन का लेखा जोखा निकालता है। जीवन में अगर उसे संतोष मिले, उसको लगे कि मैंने अच्छे से जीवन जिया है और जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, तो सुख का अनुभव करता है और अंतिम अवस्था सुखद रूप से व्यतीत होती है। किंतु वह अपने जीवन से असंतुष्ट हो, उसे लगे कि वह किसी क्षेत्र में सफल नहीं हुआ, तो नकारात्मक भावना विकसित होती है और वह
हताश हो जाता है। यहाँ एरिक एरिक्सन का जीवन विकास की स्थिति का सिद्धांत पूर्ण होता है। इसके साथ हमारा तीसरा चैप्टर मानव विकास भी पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।